नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो फाइनली आज हम जो है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास के अंदर हम बात करेंगे, जो पहला जो टॉपिक है वो है सम्मक संग्रहण की विधियाँ। सम्मक संग्रहण की विधियाँ। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सम्मक संग्रहण की विधियों के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक सम्मक कौन से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं और द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आंकड़ों के बारे में। तो धीरे धीरे जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राथमिक सम्मक या प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं। तो देखिए, वे सम्मक जो अनुसंधान द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इनको लिखा है ताकि आप अगर खुद भी पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसको ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता न पड़े। तो यानी कि प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार से यानी कि शुरू से लेके नए सिरे से ही क्या किए जाते हैं, नए सिरे से ही इनको एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ऐसे आंकड़े जो है वो प्राइमरी डाटा या प्राथमिक सम्मक कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीयक सम्मक। तो वे सम्मक जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता केवल इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि ऐसे आंकड़े जिनको एकत्रित पहले ही किया जा चुका है, जिनको प्रकाशित पहले किया जा चुका है, जो अनुसंधान करता है वो केवल उनका प्रयोग करते हैं, बल्कि ये एकत्रित पहले किए जा चुके हैं, बाद में इनका केवल प्रयोग किया जाता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो आंकड़े हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सम्मक कहलाते हैं। यानी कि जो द्वितीयक सम्मक है उनमें प्राथमिक आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाता है, एक हिसाब से ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या है। इनके बीच में अंतर की बात करेंगे और इनके जो संग्रहण की विधियां हैं इनकी विधियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं इन दोनों के अंतर की, प्राथमिक सम्मक और द्वितीयक सम्मक। देखिए, जो प्राथमिक सम्मक है, प्राथमिक आंकड़े हैं वो मौलिक होते हैं, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, और जो द्वितीयक आंकड़े हैं ये अमौलिक होते हैं, ये मौलिक नहीं होते हैं। जैसा कि हम इनके अर्थ के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि ये मौलिक होते हैं, आधार होते हैं ये। और जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कच्चा माल। इसके बाद में ये अमौलिक होते हैं, जैसे निर्मित माल। देखिए, सबसे पहले कच्चा माल, कच्चे माल से ही आगे वस्तुओं का जो है उत्पादन होता है, निर्मित माल तैयार होता है। तो ये प्राथमिक सम्मक मौलिक होते हैं और जो द्वितीयक सम्मक है वो अमौलिक होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्राथमिक रीति के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित, ये क्या है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। और जो द्वितीयक सम्मक है ये जो पहले से ही जो एकत्रित आंकड़े हैं उन्हें क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, यानी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित होते हैं ये। इसके बाद में जो प्राथमिक आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत जो संकलन में इनके इकट्ठा करने में इनमें अधिक समय, परिश्रम व धन की आवश्यकता लगती है। अधिक श्रम, अधिक परिश्रम, अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जो द्वितीयक आंकड़े हैं ये पत्र पत्रिकाओं, विवरणों, सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशनों से उपलब्ध होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो अनुसंधान उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। और जो द्वितीयक सम्मक है इनका जो प्रयोग पूर्व आलोचनात्मक जांच करने की इनकी आवश्यकता होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंट है। अब देखिए, हम बात करेंगे जो प्राथमिक सम्मक है, जो प्राथमिक आंकड़े हैं इनके संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी इनकी रीतियां, उनके बारे में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनमें हम 6 रीतियों की बात करेंगे और इनको हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहली तो नंबर 1 पर बात करते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस। देखिए, इसके अंदर
क्या होता है कि इसके अनुसार जो अनुसंधान करता है वो स्वयं क्या करता है, उस क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है और निरीक्षण तथा अनुभव द्वारा आंकड़े जो है वो इकट्ठे करता है। और जो इसका प्रयोग जो है वो सीमित क्षेत्र जहाँ समकों की मौलिकता, शुद्धता व गोपनीयता का अधिक महत्व हो वहाँ किया जाता है। इनका जो प्रयोग है कहाँ किया जाता है, जहाँ पर आंकड़ों की मौलिकता, शुद्धता व गोपनीयता का अधिक महत्व होता है। ये जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति है, इसके अंतर्गत देखिए जो इनका प्रयोग है वो पारिवारिक आय, मजदूरों के रहन सहन की स्थिति की जानकारी लेना, शिक्षा की जानकारी लेना, शिक्षित बेरोजगारी की जानकारी लेना आदि, ये सब जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। जो ली प्ले इन्होंने जो है मजदूरों के आय व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित करने में इनका प्रयोग किया। और जो ऑर्थर यंग है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कृषि उत्पादन के अध्ययन में इस रीति का प्रयोग किया था। और इस रीति के कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। तो ये इनमें क्या है, शुद्धता पाई जाती है। गुण की अगर बात करें तो इनमें शुद्धता पाई जाती है, विस्तृत सूचनाओं के का जो है विश्वस्त रूप से इनकी प्राप्ति होती है और इनमें लोचशीलता होती है। अगर इसमें बात करें, हम इसके दोष की बात करें तो इसके दोषों में जो ऐसा माना जाता है कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र है और इसमें जो पक्षपात का इसमें भी रहता है और भ्रामक है, ये भ्रामक निष्कर्ष इससे मिलते हैं और ये अपव्यय यानी कि ये खर्चीली रीति है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर, अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए इस रीति के अनुसार क्या होता है कि जो भी समस्या है से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जाती। प्रत्यक्ष में तो सीधा डायरेक्ट उस व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जाती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो है व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि जो तीसरा कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों या जो साक्षियों से मौखिक पूछताछ द्वारा जो आंकड़े हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, जो स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित हो। और जिन व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करनी है उनसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं किया जाता है। और सामान्यतः जो सरकार द्वारा नियुक्त समितियां व आयोग इस रीति का प्रयोग करते हैं। और इसके बात करें, कुछ इसके गुण हैं, इसके भी कुछ दोष हैं। तो गुण की बात करें तो ये मितव्ययी है और विशेषज्ञों की ये सम्मति है, निष्पक्षता है, विस्तृत इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत इसका क्षेत्र है। अगर इसमें हम दोष की बात करें तो ये अप्रत्यक्ष सूचना प्रदान करता है क्योंकि अगर डायरेक्ट किसी से प्रत्यक्ष रूप से बात पूछेंगे हम तो वो बात सही रहती है, न कि किसी तीसरे व्यक्ति से पूछें तो। और इसके बाद में हम बात करें नंबर 3 पर, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। तो इसके अंदर देखिए इस रीति के अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं और जो समय समय पर अधिकतर अपने अनुभव के आधार पर सूचना भेजते रहते हैं। और इस रीति का जो प्रयोग है अधिकतर समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में सरकार द्वारा विभिन्न मंडलियों ने वस्तुओं के बाजार भाव ज्ञात करने तथा फलन आदि का अनुमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसी तरह से अगर इसके गुण की बात करें तो ये भी मितव्ययी है और इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत इसका क्षेत्र है। लेकिन इसमें भी दोष पाया जाता है कि इसमें शुद्धता व मौलिकता की कमी होती है, एक रूपता का अभाव पाया जाता है और इसके अंतर्गत भी जो है पक्षपात हो सकता है। इसके बाद में हम बात करें नंबर 4 पर, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। तो इस रीति के अंतर्गत देखिए इसका जो प्रयोग है अधिकतर मत सर्वेक्षण, उपभोक्ताओं की रुचियों का अनुसंधान करने में किया जाता है। और इसका जो फायदा है, इसका जो गुण है वो क्या है, ये मितव्ययी है, इसमें मौलिकता पाई जाती है, इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र है इसका जो विस्तृत क्षेत्र है। और इसके अगर बात करें हम दोष की तो इसमें दोष भी पाए जाते हैं। इसके दोष क्या है, ये इस रीति के द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है वो अपर्याप्त सूचना प्राप्त होती है, सूचना में शुद्धता की कमी होती है और
सीमित रीति होती है ये। इसके बाद में हम बात करें नंबर 5 पर, तो 5 नंबर पर है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। तो इस रीति में जो प्रगणक नियुक्त कर दिए जाते हैं और जो घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियां भरते हैं, स्वयं आंकड़े इकट्ठे करते हैं। ये अधिक खर्चीली होने के कारण सरकार द्वारा ही इस रीति का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो अगर गुण की बात करें, तो ये जो 5 नंबर विधि है, इसकी अगर हम गुण की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है बहुत विशाल क्षेत्र होता है, इसमें शुद्धता भी पाई जाती है और इसमें डायरेक्ट व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है और ये निष्पक्ष है। अब इसकी अगर हम बात करें दोष की, तो इसमें अधिक खर्च आता है। अधिक खर्च आने के कारण केवल जो सरकार ही इस रीति का प्रयोग करती है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट अनुसूची तथा प्रश्नावली के बारे में। अनुसूची तथा प्रश्नावली के बारे में बात करें तो अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है, और इसके विपरीत जो प्रश्नावली है वो स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। एक बार फिर से अनुसूची जो है अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है, और जो प्रश्नावली है वह स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं उत्तम प्रश्नावली के गुण के बारे में। उत्तम प्रश्नावली के गुणों के बारे में बात करें, देखिए उत्तम प्रश्नावली कौन सी होती है जिसमें कि ये निम्न गुण होने आवश्यक रूप से होने चाहिए। देखिए प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए, मतभेद रहित होनी चाहिए, गणना युक्त होनी चाहिए, पूर्व परीक्षण होना चाहिए, निर्देश होने चाहिए, सत्यता की जांच होनी चाहिए उसमें, और प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। तो ये जो मेन पॉइंट है 10, ये एक उत्तम प्रश्नावली के गुण है। अब इसके बाद में ये तो थे जो प्राथमिक सम्मक संग्रहण की रीतियां थी। अब इसके बाद में हम ऐसे ही हम बात करेंगे द्वितीयक सम्मकों के स्रोत कौन कौन से हैं और इनकी कौन कौन सी रीतियां हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। बात करते हैं द्वितीयक सम्मकों के स्रोतों की, तो इसमें एक तो आते हैं इनमें प्रकाशित स्रोत, और एक इनके अंतर्गत आएंगे प्रकाशित स्रोत। तो जो प्रकाशित स्रोत है उनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी, अर्ध सरकारी प्रकाशन आते हैं, समितियां व आयोगों की रिपोर्ट, व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन और अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन व पत्र पत्रिकाएं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। वो होते हैं प्रकाशित स्रोत जो प्रकाशित किए जाते हैं। इसके बाद में अप्रकाशित स्रोत की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार, विश्वविद्यालय, निजी संस्थाएं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसे आंकड़ों का संकलन करते रहते हैं जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता, यानी कि ये सरकार होगी, विश्वविद्यालय हो गए, निजी संस्थाएं होगी, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता हो गए, ये जो है ये आंकड़ों का संकलन तो करते रहते हैं लेकिन उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता है, प्रकाशित नहीं करवाया जाता है। तो ऐसे आंकड़े अप्रकाशित आंकड़े होते हैं। अब बात करें तो जो द्वितीयक आंकड़े हैं इनका प्रयोग करने के संबंध में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसके अंदर बात करें, द्वितीयक आंकड़ों का संकलन दूसरे व्यक्तियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग करते समय काफ़ी सावधानियों की आवश्यकता होती है। और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करने से पूर्व जो है 3 बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 बात है आंकड़े विश्वसनीय हो। नंबर 1 आंकड़े विश्वसनीय हो, आंकड़े उपयुक्त होने चाहिए, आंकड़े जो है वो उपयुक्त होने चाहिए। और नंबर 3 आंकड़े जो है वो पर्याप्त होने चाहिए, आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए। और जो द्वितीयक आंकड़ों की विश्वसनीयता, उपयुक्तता तथा पर्याप्तता की जांच जो करने के लिए जो है निम्न बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं संकलन संगठन की योग्यता। देखिए इसमें क्या होता है, पूर्व में जो एकत्रित किए गए आंकड़े यदि योग्य, अनुभवी तथा पक्षपातहीन अन्वेषकों युक्त संगठन द्वारा एकत्रित किए गए हों तो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद में उद्देश्य तथा क्षेत्र, जो पूर्व में संकलित आंकड़ों का उद्देश्य तथा क्षेत्र द्वितीय रूप में
प्रयुक्त आंकड़ों के समान होना चाहिए। इसके बाद में संकलन विधि। संकलन विधि क्या है? देखिए, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में यदि उपयुक्त तथा विश्वसनीय विधि का प्रयोग किया गया हो तो इनका द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, संकलन का समय तथा परिस्थितियां। प्राथमिक आंकड़े सामान्य परिस्थितियों में ही एकत्रित किए गए हों, जैसे युद्ध, बाढ़ आदि के दौरान नहीं किए गए होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं इकाई की परिभाषा। देखिए, पूर्व अनुसंधान में एकत्रित किए गए आंकड़ों की इकाई की जिन अर्थों में प्रयुक्त किया गया था, द्वितीयक रूप में भी उनकी इकाई समान होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जो हमारा ये पहला जो एक छोटा सा टॉपिक था, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जो दूसरा टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र में जो ग्राफ का प्रयोग है, वो क्लास रहेगी आपकी। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।